ओके, कल मैंने एक क्वेश्चन जो है वो दिया था और उसमें मुझे 3 स्टूडेंट्स ने उसका रिप्लाई सेंड किया है। मैंने ये ट्रुथ टेबल जो है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये आपको दिया था। तो इसमें से मैं करेक्ट जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। किया है अटेम्प्ट, लेकिन मुझे सिर्फ 3 सॉल्यूशंस ही मिले खाली। बाकी स्टूडेंट्स ने पता नहीं अटेम्प्ट नहीं किया या भेजा नहीं है, करने के बाद अपने पास ही रख लिया है। मैम भेजा तो नहीं है, अटेम्प्ट तो किया है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। एक ये अटेम्प्ट है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि आप के मैप नहीं यूज़ करते अगर, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें सिंपली 4 जगहों के ऊपर 1 आ रहा है ट्रुथ टेबल के अंदर, कि ये 1 आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। एक तो आपको इस जगह पर मिल रहा है, राइट। तो इसमें ए आपके पास है विदाउट कॉम्प्लीमेंट, और ये बी और सी ये दोनों आपके पास कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलरली जो आपके पास ये सेकंड वन है वाई में, इसमें ए और बी आपके पास विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, बाकी जो सी है वो कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा। तो ये रही दूसरी टर्म एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने चारों जो टर्म्स हैं वो निकाल लेंगे, आपके पास 4 वंस हैं, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो आप यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसमें आप देखें कि आपको कौन सी टर्म्स जो हैं वो कॉमन नज़र आ रही हैं। अगर हम ये 2 शुरू के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको देखें, तो इसमें आपको एक तो ए और सी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों के अंदर सेम नज़र आ रहा है। तो अगर इसको आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट और बी। आपको पता है कि अगर एक नंबर आपके पास या एक वेरिएबल आपके पास सिंपल है, नॉर्मल है, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, ये इस तरह की बात हो गई जैसे आप 1 को और कर रहे हैं किसके साथ, 0 के साथ। तो जब आप 1 को और करते हैं 0 के साथ तो आपको क्या मिलता है, 1 1 1 मिलता मिलता है। है। तो यस मैम। सिंपली जो आपके पास यहाँ पे टर्म्स बचेंगी, क्या बचेंगी, सी कॉम्प्लीमेंट ए बचेगा इन 2 शुरू वाली टर्म्स में से। और जो लास्ट की जो थर्ड और फोर्थ टर्म है उसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, मैम सी और बी। सी और बी नजर आ रहा है। यहाँ से क्या यस बचेगा, मैम, सी भी बचेगा हमारे पास क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए। हाँ, यहाँ से आपके पास सी भी जब कॉमन निकल आएगा तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा और इस वाली टर्म्स में से ए बचेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए, तो ये वही बात हो गई कि वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे सी बी बचेगा। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं, और आपके पास के मैप का जो आपने तरीका पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, उससे भी आप कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे 1 है उनको आपने यहाँ पर पुटअप किया और यहाँ पर आपके पास पेयर्स बन रहे हैं। तो ये 1 ये किस रो के अंदर बन रहा है, यहाँ पर ये आपके पास जो है वो ए के अंदर बन रहा है। इस तरीके से आपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया कि बट दिस वाज जस्ट अ रीकैप। तो मैं इसकी सिर्फ मैंने सॉल्यूशन दिखा दिया है, इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रही। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारा टॉपिक था उसमें हम आ गए थे काइंड्स ऑफ मेमोरी के ऊपर, राइट। और हम इसमें किस पॉइंट के ऊपर थे कि हमारे पास जो मेमोरीज हैं उसमें कौन कौन सी मेमोरीज हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी है और हमारे पास क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। तो इसमें से हमने रोम की जो है वो कौन कौन सी काइंड्स कल डिस्कस की थी। मैम प्रोग्रामेबल मैम रेज़िटर एंड पी रोम लॉजिकल की थी। सिस्टम। एक मिनट, लेट मी आस्क वन बाय वन। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड। ओके, याकूब, कैन यू आंसर। यस मैम, हमने पी रोम की थी कल कवर, और अब आज जो है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी करेंगे। सिर्फ पी रोम की थी हमने। पी रोम की कौन कौन सी काइंड्स की थी हमने। पी रोम से पहले भी एक की थी, वो क्या थी। रीड ओनली मेमोरी रैम। जी फिर पीरोम फिर ईपीरोम। अच्छा, पी रोम जो है उसके अंदर पी रोम के अंदर और ईपी रोम के अंदर क्या डिफरेंस है। मैम
प्रोग्रामेबल में हम सिर्फ एक दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं और उसको दोबारा रीराइट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो फ्यूजेस होते हैं वो एक दफ़ा प्रोग्राम करने से ना ब्लो हो जाते हैं, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। और ईपीरोम में इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा प्रोग्राम भी कर सकते हैं हम। ठीक है, 01 आप बताएं कि इरेज करने के कौन-कौन से मैकेनिज्म हैं? मैम उसमें एक अल्ट्रावायलेट आपने बताया था, जिसमें हम जो है वो इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट नीडेड होती है इरेज करने के लिए। ठीक है, और दूसरी काइंड? मैम वो आपने उस वक्त डिस्कस नहीं की थी, वो ई पीरोम बताया था आई थिंक आपने। ठीक है, 29 कैन यू आंसर दूसरी काइंड कौन सी है? मैम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल कि हमने ये बात की थी कि हमारे पास इरेज करने के अंदर दो ऑप्शंस हैं कि या तो हम उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू कर सकते हैं या हम उसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप ईपीरोम यूज़ करते हैं तो उसको 1000 नंबर ऑफ टाइम्स आप इरेज कर सकते हैं। हर चीज़ की एक लाइफ होती है ना, तो इसी तरीके से आईसीज की भी लाइफ होती है कि आप उसको कितनी दफ़ा इरेज कर सकते हैं, क्योंकि अब ये रोम की ईपी रोम ऐसे की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर इसकी जो लाइफ है वो डिपेंड करेगी इरेज होने के ऊपर। तो आप इसको 1000 नंबर ऑफ टाइम्स इरेज कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो साल 1000 से ज़्यादा भी आप उसको जो है वो अगर चला रहे हैं 50,000 तक, तो पूरी 50,000 तक इरेज होती है, ऐसा नहीं है। तो किसका खुला हुआ है माइक? अच्छा, अब हमने कहा कि हमारे पास जो ईपी रोम है, इसके जो वर्जन्स हो गए, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू क्या करेगा, ये इरेज करेगा, प्रोग्राम ही करेगा। प्रोग्राम करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म ही चाहिए, चाहे हम यूवी प्रॉम की बात करें, चाहे हम डबल ई प्रॉम की बात करें। ठीक, तो एक बात तो ये जहन में रखें कि हमें प्रोग्राम करने के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म ही चाहिए होगा। ये जो दोनों वेरिएशंस हम बात कर रहे हैं, इरेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब अगर हम अल्ट्रावायलेट प्रॉम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये इरेज करेगा अल्ट्रावायलेट लाइट से। अल्ट्रावायलेट की सबसे कॉमन सोर्स क्या होती है, कहाँ पे आपको मिलती है अल्ट्रावायलेट लाइट? 45? मैम ये अल्ट्रावायलेट की सोर्स तो सन होती है, पर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें ईपी रोम में। तो अगर हम यूवी रेज मतलब वो स्ट्राइक करवाएंगे उस पे रोम पे, ईपी रोम पे, तो जो हमारा ईपी रोम है वो तो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। वो मैं आपको दिखाती हूँ इसको कि कहाँ से और कैसे इसको इरेज करना होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है, जिसमें आपको ये नजर आएगा। ये मैं आपको आगे है उससे एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब इसके उसके बाद आपकी आवाज कट गई। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके पैटर्निंग पे असर नहीं होगा, हम अल्ट्रावायलेट रेज जो है स्ट्राइक करवाएंगे तो सेमीकंडक्टर के पैटर्न पे थोड़ा इफेक्ट होगा? नहीं, पैटर्न के ऊपर नहीं होगा, उसके कंटेंट्स कैसे इरेज होते हैं वो मैं आपको इसकी वो दिखाती हूँ पिक्चर, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये हो गया कि इसकी जो सोर्स है वो हमारे पास क्या हो गई कि सनलाइट मोस्ट कॉमनली अवेलेबल हमारे पास अल्ट्रावायलेट की लाइट की जो है वो सोर्स मौजूद है। मिटाने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, इसमें तकरीबन 20 मिनट्स चाहिए होते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर ऑल द आईसीज, इट वेरीज depending upon which prom IC you are using, which EPROM IC you are using। तो डिफरेंट जैसे आपके पास आईसी के अंदर पार्ट नंबर होते हैं, सीरीज होती हैं, जो आप आईसीज के नंबर्स देखते हैं, तो ये कहाँ से पता चलता है, ये डेटा शीट से पता चलता है कि इसको 15 मिनट्स चाहिए रेज होने के लिए या इसको 20 मिनट्स चाहिए और सो ऑन। ठीक, लेकिन टिपिकल जो वैल्यूज आपको नजर आती हैं वो ज्यादातर 20 मिनट्स की नजर आती है कि उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट 20 मिनट्स तक पड़नी चाहिए, तो इसके कंटेंट्स को वो इरेज करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हमें इसके अंदर कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। एक तो हमने कहा था कि हमारे पास इरेजर होता है मिटाने के लिए, और लिखने के लिए जो हम पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? बर्नर। बर्नर भी कहते हैं और उसको हम प्रोग्रामर भी कहते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए जो हमें बर्नर चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसका जो वोल्टेज है वो 12.5 वोल्ट होना चाहिए। ये भी आपको डेटा शीट से मिलता है कि इसका जो बर्नर है उसकी टिपिकल वैल्यू क्या है, उसको वोल्टेज जो सप्लाई करना है, जिसको हम वीपीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टिपिकल वैल्यूज 12.5 की नजर आती है। अच्छा, उसके अलावा जब हम अल्ट्रावायलेट प्रॉम अगर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ही इक्विपमेंट नहीं है जिसके अंदर इरेज हो जाए और उसी से आप प्रोग्राम भी कर सकें। इसके लिए आपको सेपरेट दो अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। एक से आप इरेज करेंगे और फिर दूसरे से आप इसको प्रोग्राम करेंगे। ये है अल्ट्रावायलेट लाइट की जो प्रॉम आईसी है उसका मैकेनिज्म है। अब इसका जो दूसरी वेरिएशन एक्सक्यूज मी मैम, वो जी मैम थोड़ी बर्नर वाली बात समझ में नहीं आई। तो हम बर्नर से कैसे लिखते हैं? जो आपने कल फ्यूज की बात बताई थी ना कि वो बर्न हो जाते हैं। तो मैम कैसे? अच्छा चल, मैं आपको रुके, आप लोगों से असल में इंतजार नहीं हो रहा तो मैं यहीं से दिखाना आपको शुरू करती हूँ। ये हमारे पास चिप है, जो ये आपको चिप नजर आ रही है, आ गई है स्क्रीन के ऊपर। मैंने Yes, पिक्चर खोली है। यस मैम। ठीक है, अब इसके अंदर जो नॉर्मल आईसीज आप देखते हैं उससे ये आपको डिफरेंट नजर आ रही है। इस तरह की आपने आईसी इससे पहले देखी है यस मैम। मैम। नो मैम। या Yes, इसके ma'am. ये ऊपर वाली आपने नहीं पिकअप किए हैं? मैम पढ़ी है सिर्फ, जिसमें विंडो होती है। प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं इसके ऊपर? जी। अच्छा, नो मैम, तो नॉर्मल। अब नॉर्मल आईसी देखिए जिसके अंदर कोई इस तरह से जो है वो आपको ये विंडो नजर नहीं आ रही होती है, और वो ब्लैक ही आपको कंसील्ड वे में नजर आ रहा होता है। तो अब ये जो आपको विंडो नजर आ रही है इसके अंदर क्या है? प्रोग्रामेबल है मैम ये। ये प्रोग्रामेबल तो है क्योंकि ये जो आईसी है वो आपके पास ये बेसिकली आपकी अल्ट्रा वायलेट प्रॉम है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामेबल भी है और ये इरेजेबल भी है, क्योंकि इरेजेबल की दो ऑप्शंस है ना, एक आपके पास अल्ट्रा वायलेट वाली है और दूसरी आपके पास इलेक्ट्रिकल वाली है। तो ये जो आईसी है ये अल्ट्रा वायलेट वाली है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सर्किल में आपको नजर आ रहा है या जो विंडो में नजर आ रहा है, इसमें ये चीज क्या लगी हुई है? ये स्क्वायर के अंदर और ये आपको पिंस सी Pins कुछ हैं। नजर आ रही होंगी, ये क्या लगा हुआ है? Chip है मैम. एनी आइडिया? मैम यहाँ पर बसेज हैं। मैम Chip. करती हूँ। इनकी आवाज आ रही है किसी को समझ, जो रिप्लाई किया इन्होंने? नो मैम। आप लिख के रिस्पॉन्ड करें, ये जो अभी गर्ल स्टूडेंट रिप्लाई कर रही थी ना, मुझे आवाज नहीं समझ आई, बल्कि शायद किया हुआ है चैट में किसी ने रिप्लाई। नो, मैंने कहा इसमें स्ट्राइक करती हूँ। हाँ, यहाँ पर जो आपके पास ये नजर आ रहा है इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो स्ट्राइक करती हैं। अब ये खुद जो है वो क्या मटेरियल है, ये आपके पास जो है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, जिससे फोटो डिटेक्टर्स होते हैं ना, जो कि फोटो डायोड। यस, फोटो डायोड हो सकता है। फोटो आपके पास डिटेक्टर अगर हम कहते हैं तो वो एक जनरल टर्म हो जाती है कि वो फोटो डायोड से बना है या फोटो ट्रांजिस्टर है या फोटो रेजिस्टर है, क्योंकि आपके पास फोटॉन्स को डिटेक्ट करने के मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा कि आपके पास जो है वो पढ़ा होगा मेरे ख्याल से कि फोटो रजिस्टर भी होता है, फोटो डिटेक्टर भी होता है, फोटो डायोड भी होता है। पॉइंट ये है कि फोटो एलसीडी भी होता है मैम, एमआई में पढ़ा था, मेजरमेंट लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंट्स में। सेंस करवाना है ना, हमें इसमें एब्जॉर्ब करवानी है लाइट। एमिसिव का तो मतलब एमिट करवाना हो गया ना, इससे मुझे एमिट नहीं करवाना, यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट लाइट को कैप्चर करने के लिए विंडो बनी हुई है कि जो ऊपर से आपको होल नजर आ रहा है और इसमें यहाँ पर फोटो डिटेक्टिव सर्किटरी लगी हुई है, जिसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ेगी तो फिर क्या होगा कि ये जो आपकी प्रॉम है इसके जो कंटेंट्स हैं वो इरेज हो जाएंगे, मतलब लाइट की वजह से जो है इसके कंटेंट्स इरेज हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये जो आईसी है इसको क्या हम धूप में लेके जाएं कंटेंट्स इरेज करने के लिए? नो मैम। फिर क्या करें? यस मैम। हैं नो मैम और यस मैम? मैं पूछ रही हूँ क्या करें अगर हम इसको धूप में नो लेके नहीं मैम, जा हम रहे? कोई सिग्नल सेंड करेंगे, सिग्नल।
मैम स्ट्राइक कराएंगे सनलाइट से। अभी हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि से भी ये जो UV है, इसको मिटाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? UV रेस। मैम इरेजर। इरेजर। तो वो पीस ऑफ इक्विपमेंट क्या होगा? इरेजर होगा। और दिस इज नॉट the suitable solution to bring the IC again and again in the sunlight. What will you do in the night if you have to erase the contents? तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि जो आपको सनलाइट है वो तो आपको सुबह में मिल रही है, तो क्या आप उसके लिए कोई सोलर पैनल बना के रखेंगे, एनर्जी स्टोर करके रखेंगे? हमारे पास यहाँ पर हमने ये चीज पढ़ी ना कि सेपरेट प्रोग्रामर होता है और सेपरेट इरेजर होता है, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास जो है वो सेपरेट इरेजर होता है। सेपरेट इरेजर है तो इसका मतलब है इरेजर में इस तरह का मैकेनिज्म होगा जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को एमिट करे और वो इस विंडो के ऊपर पड़ेगी तो कंटेंट्स रिमूव होंगे। अब वो जो इरेजर है वो किस तरीके का होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका। मैम तो फिर इरेजर से हम 20 मिनट्स तक स्ट्राइक कराते रहेंगे लाइट जब तक हमारे कंटेंट्स इरेज हो। एग्जैक्टली। मैम इरेजर फिनिश टाइप तो नहीं होता? ये है इरेजर और ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये अगर आप खाली 1-2 मिनट वेट करें तो आपको मैं सारे आंसर्स इसके देने वाली हूँ विद पिक्चर्स। नाउ इज इट विजिबल? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब इसमें देखें ये EEPROM का इरेजर है और इसके अंदर ये लगा हुआ है टाइमर, ठीक है? यहाँ पर आपको ऑन का लेबल नजर आ रहा होगा या ऑफ का नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आपके पास जो इरेजर होता है इसके अंदर नॉब के थ्रू आप इसको घुमाते हैं और उसकी टाइमिंग को आप सेट कर देते हैं जितना डेटा शीट के अंदर स्पेसिफाइड है कि जो भी आप प्रॉम की आईसी ले रहे हैं अल्ट्रावायलेट वाली, उस डेटा शीट के अंदर उस पर्टिकुलर आईसी नंबर के लिहाज से उसकी क्या लिखी हुई है टाइमिंग, के उसको 15 मिनट चाहिए या उसको 20 मिनट्स चाहिए, तो उस लिहाज से आप इस नॉब को सेट कर देते हैं। और जो है वो आप यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रही है नीचे जिसके अंदर 1 2 3 4 5 आईसीज रखी हुई हैं, ठीक है? तो आप इसके अंदर जरूरी नहीं है कि 5 आईसीज रखें, आप इसके अंदर 1 आईसी भी रख सकते हैं, आप इसके अंदर 2 आईसी भी रख सकते हैं। पॉइंट ये है कि इसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी आईसीज आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, ठीक? तो ये करने के बाद आप ये है इसकी ट्रे स्लाइडिंग, एक जो है वो जैसे दराज होती है, कोई ड्रॉअर होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये इस इरेजर के इस वाली साइड से आप इसको निकाल सकते हैं और इसको आप पुश करके जो है वो बंद कर सकते हैं। यानी ये स्लाइडिंग आपके पास एक ट्रे मौजूद है जिसमें आप अपनी आईसीज को प्लेस कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जो आईसीज हैं दे शुड फेस अपवर्ड। अपवर्ड क्यों? क्योंकि इस इरेजर के अंदर जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो इन आईसीज के ऊपर, इसके फेस के ऊपर पड़े। अब यहाँ आपको कुछ ये पर्पल पर्पल फील हो रहा है कि जहां पर इसकी विंडो है उससे ऊपर आपको ये कुछ पर्पल सा नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऐसा पर्पल क्यों हो रहा है? एनी आइडिया? मैम यूवी लाइट। क्योंकि मैम लाइट है इसके अंदर। लाइट ये जो यूवी लाइट है जो इसको ये बंद किया हुआ है, ये यूवी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी। जब आप इसको बंद करेंगे, इस ट्रे को बंद करेंगे, तो इस जो इनकी विंडोज हैं इनके ऊपर यूवी लाइट पड़ेगी। यहाँ से आपने ऑन का बटन जो है वो प्रेस कर देना है, मतलब ऑन की तरफ कर देना है। ये टाइमर जो है वो खुद ब खुद कम होते होते जब पूरा टाइम हो जाएगा तो ये ऑफ के ऊपर आ जाएगा। फिर आप अपनी इस चिप को निकाल सकते हैं और इसके जो कंटेंट्स हैं वो रिमूव हो चुके होंगे। इसकी मैं एक और वेरिएशन दिखाती हूँ। मैम जो आईसी का नॉच होना चाहिए वो अपर साइड होने चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ आप सिर्फ 2-3 मिनट। ये कौन है वैसे? और मैम ये थोड़ा रिपीट कर दीजिए, जो पीछे पर्पल बैकग्राउंड है ये क्या चीज है? लाइट है, यस। अल्ट्रावायलेट लाइट। अच्छा, अब मुझे सारी पिक्चर्स दिखाने दें, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा क्योंकि आप सारी बातें वही पूछ रहे हैं जो मुझे खुद से दिखानी है इसके अंदर। ये आप देखें इसके इस ट्रे के अंदर ये आ गई है पिक्चर, विजिबल हो गई है? यस मैम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब आपने इरेज जैसे अगर कर लिया उसके बाद टाइम आपका जो है वो पूरा हो चुका, आपने इस ट्रे को खोला और इसमें से आपने अपनी आईसीज जो है वो पिक कर ली। तो ये आपके पास जो स्लाइडिंग ट्रे थी इसमें से आप निकाल सकते हैं कि ये इरेज हो जाएगा लाइट पड़ने की वजह से। लेकिन आपने उसको पूरा टाइम देना है, उससे कम टाइम के अंदर अगर आपने निकालने की कोशिश की
तो फिर आपकी या तो आईसी जो है वो डैमेज हो जाएगी, या जो है वो कंटेंट्स आपके सही तरीके से रिमूव नहीं होंगे, प्रीवियस कंटेंट्स उसके अंदर रेसिडुअल कंटेंट्स रह जाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आईसी को इरेज करें जब जब आप लिखना चाहते हैं उस आईसी के ऊपर, या कोई भी जो है वो प्रोग्राम उसके अंदर बर्न करना चाहते हैं। तो एक आपके पास ये थी। अच्छा, ये जो आईसी है कि आपने इसको जो है वो प्रोग्राम किया इस आईसी के थ्रू। अब हमें अगर कोई प्रोग्राम लिखना है, इरेज किया सॉरी इस इरेजर के थ्रू, अब अगर मुझे इसको प्रोग्राम करना है, मतलब मुझे इसके अंदर कंटेंट्स लिखने हैं, तो मुझे उसके लिए बर्नर चाहिए। बर्नर चाहिए का मतलब मैंने इस इरेजर में से निकाला, और उसके बाद जो है वो आपके पास जो बर्नर है, ये बर्नर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल नेचर का होगा, मतलब इसके अंदर कोई अल्ट्रावायलेट लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसको आप जो है वो आपको डिफरेंट तरह के प्रोग्रामर मिल रहे होते हैं, कोई आपको इस तरह का प्रोग्राम, ये विजिबल है जो मैंने अब 4th नंबर की पिक्चर खोली और उस पर लिखा हुआ है EEPROM। इज इट विजिबल नाउ टू योर स्क्रीन? यस मैम। ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें एक ये ग्रीन से कलर का जो है वो सॉकेट लगा हुआ है, ये ग्रीन में भी आता है या ब्लैक में भी आता है। और इसका जो है वो फायदा क्या है, इसकी मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ कि ये ओपन हो गई। जी मैम। इसको हम कहते हैं जिफ सॉकेट। जिफ सॉकेट ZIF। जिफ सॉकेट हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक नॉब लगा हुआ है। इसको मैं डाउन कर सकती हूँ या मैं इसको अपवर्ड मूव कर सकती हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पर ये जो आपको स्लॉट्स नजर आ रही हैं, इन स्लॉट्स के अंदर ये सिल्वर से कलर का ये बेंड हो जाती हैं। जैसे ही आप नॉब को नीचे करते हैं या जब आप इसको ऊपर करते हैं, तो इसमें बेसिकली आप आईसी को प्लेस कर रहे होते हैं। आईसी की आपको पता है नीचे की तरफ पिन्स होती हैं, ठीक। तो जैसे ही आपने इसके अंदर आईसी को प्लेस किया, आपने इस नॉब को जो है वो मूव किया, तो ये जो स्लॉट्स हैं ये जगह फिलअप हो जाती है और ये उठ के ऊपर आ जाती हैं। जो सिल्वर स्लॉट्स हैं उस एक एक पिन को पकड़ लेती हैं, और उसकी वजह से जो है वो आईसी फिक्स हो जाती है। फिक्स होने का मतलब, अगर ये आपको नजर आ रहे हैं या नीचे पिन्स निकले हुए, तो ये पिन्स जो हैं वो आईसी के पिन्स होंगे। इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप ब्रेडबोर्ड पे इसको लगा रहे हैं या आप अपने किसी सर्किट के ऊपर लगा रहे हैं, तो जो आईसी की पिन्स हैं उनका कनेक्शन हो जाएगा। लेट्स से कि आप चाहते हैं कि कोई हार्डवायर के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकें, तो ये जो पिन्स हैं वो नीचे से निकल कर आ रही होंगी, और इसका कनेक्शन आपने जहाँ पे भी सर्किट से करना है वो प्लेस हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको टिल्ट करें, मतलब आप इसको उठाते हैं और आपने नॉब को क्लोज किया हुआ है, और ये यहाँ पर इसका अच्छे तरीके से आईसी जो है वो पैक हो गई है, उसकी जो पिन्स हैं वो इसके अंदर फिक्स हो गई हैं, तो अगर आप इसको टेढ़ा उल्टा करेंगे तो वो आईसी गिरेगी नहीं, फिक्स हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं जिफ सॉकेट। जिफ सॉकेट का नाम जिफ सॉकेट क्यों है, एक तो ये सॉकेट है क्योंकि इसके अंदर हम आईसी रख रहे होते हैं, दूसरा इसका नाम जिफ क्यों है, क्योंकि ये जिफ स्टैंड्स फॉर जीरो इंसर्शन फोर्स। Z stands for zero, I stands for insertion, F stands for force। क्योंकि इसमें आपको इसको इंसर्ट करने में, इस आईसी को लगाने में आपको इसके लिए फोर्स नहीं लगानी पड़ती, इसलिए ऐसे सॉकेट को कहते हैं जीरो इंसर्शन फोर्स जिफ सॉकेट। ठीक है, तो इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये था कि जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर आपको इस तरह के भी नजर आते हैं, जिसके अंदर अब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर नॉब को क्लोज किया हुआ है, तो ये जो पिन्स हैं आईसी की वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने इसको फिक्स कर लिया है और इसको पैक कर दिया है। ये सिल्वर जो है वो एरिया कवर हो चुका है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे तो ये इसको छोड़ देगा, इनकी पिन्स को ग्रिप छोड़ देगा, और आप इस आईसी को आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये आईसी में आप जिप सॉकेट नहीं यूज कर रहे, तो नॉर्मली आपने डिफरेंट जो पीसीबी सर्किटरी होती है वो देखी होगी, या आपने डिफरेंट जो ट्रेनर बोर्ड्स हैं वो देखे होंगे, या इससे पहले जब आपने प्रैक्टिकल किए हैं काउंटर की आईसी वगैरह जब आप लगा रहे होते हैं, तो एक वो ब्लैक कलर का सॉकेट होता है हीट सिंक टाइप का, उसके अंदर आपने आईसी लगाई है, वो यूज किया है कभी? यस मैम, E11 ट्रेनर पे यूज किया था। तो वो जो ब्लैक कलर का एक सॉकेट होता है उसमें पिन्स के लिए होल्स बने हुए होते हैं, तो वो जब आपने उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ रहा होता है, जब उसको आपने
आईसी को प्रेस करना पड़ता है, उस पर आप फोर्स लगाते हैं कि अच्छे तरीके से उसके लिए जो अवेलेबल होल्स हैं वो उसके अंदर चली जाए। अब आपको अगर उसे निकालना होता है तो फिर आप क्या करते हैं, वो तो होल्स के अंदर चली गई, पिंस जो है वो चली गई। जब आपको उसे निकालना है आईसी को, तो फिर आप क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? फोर्स यूज करेंगे। फोर्स, आप फोर्स यूज करने में किसी के हाथ से नहीं निकल रही, आप पुल कर रहे हैं उसको लेकिन वो नहीं निकल रही, तो फिर आप क्या यूज करते हैं? पेन से निकालते हैं। पेन से मुश्किल होती है, स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे होते हैं मोस्टली, कि उसकी जो फ्लैट साइड होती है वो हम आईसी में एक लेट्स से कि इस साइड के ऊपर जो है वो यहाँ फोर्स लगाते हैं उससे, फिर इस कॉर्नर से लगा रहे होते हैं, टॉप कॉर्नर से, और फिर हम उसको आईसी को पुल कर रहे होते हैं। तो ये काम फिर हमें नहीं करना पड़ता। इस जो जिस सॉकेट है इसका ये फायदा होता है कि आपने सिंपली नॉब को किया तो इसने ग्रिप छोड़ दी और आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, एक तो आपके पास जो है वो ये इस तरह के सॉकेट में आ गया प्रोग्रामर, यहाँ पर आप लगाते हैं और उसके बाद फिर आपका ये जो बोर्ड है या जो प्रोग्रामर है ये कनेक्ट हुआ हुआ होता है कंप्यूटर के साथ। ये आपको नजर आ रहा है, ये आप पोर्ट पहचानते हैं कि ये कौन सा पोर्ट कहलाता है? इस तरह का अगर ये जो सिल्वर सिल्वर नजर आ रहा है, ये पोर्ट क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है? आपने लैपटॉप में भी देखा होगा ये, जब आप बल्कि अगर गौर से देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, जिसके साथ ये यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट 2.0। ये यूएसबी पोर्ट है। इसका मतलब हमने जो प्रोग्राम बनाना है, क्योंकि आप मेमोरी की आईसी में लिखना चाहते हैं तो मेमोरी में हम क्या लिख रहे होंगे, बेसिकली हमें प्रोग्राम भेजना है। तो जो प्रोग्राम आप भेजेंगे वो आप कंप्यूटर पे बनाएंगे। कंप्यूटर पे आपने प्रोग्राम बनाया किसी भी लैंग्वेज के अंदर, अब क्योंकि हम एम्बेडेड सिस्टम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन उसका, तो हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे या हम सी के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे। कंप्यूटर को कौन सी जबान समझ में आती है? उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। तो आपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाया, उसके बाद आपने असेंबलर यूज किया या कंपाइलर यूज किया जो कि उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। और जैसे आप प्रिंटर यूज करते हैं, प्रिंटर में आप क्या करते हैं, आपकी कोई भी फाइल होती है, लेट्स से कि वर्ड की फाइल है या कुछ भी आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं और वहां से प्रिंट की ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो आपकी जो फाइल है वो पोर्ट के थ्रू, यानी आपकी जो फाइल है वो डेटा हो गया, उसके अंदर कंटेंट्स हो गए, वो किसके थ्रू जा रहे होते हैं? पहले आते थे एलपीटी या पैरेलल प्रिंटर पोर्ट्स आते थे, अब आपको जो है वो यूएसबी पोर्ट्स नजर आ रहे होते हैं जिससे आपका कनेक्ट हुआ हुआ होता है प्रिंटर। तो यूएसबी पोर्ट के थ्रू डेटा जा रहा होता है जो कि आपका प्रिंटर फिर उसको प्रिंट कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यूएसबी पोर्ट के थ्रू आपका डेटा जा रहा होगा, लेकिन बजाय प्रिंटर के क्या कनेक्ट हुआ हुआ है, प्रोग्रामर कनेक्ट हुआ हुआ है। और जो 1 zeros की फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो असेंबलर करेगा, वो कंपाइलर करेगा। तो ये डेटा आपका जाएगा यूएसबी पोर्ट के थ्रू और वो इस आईसी के अंदर प्रोग्राम हो जाएगा। तो एक तो आपको जिप सॉकेट की सूरत में प्रोग्रामर नजर आते हैं। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कंसील्ड भी हो सकते हैं। जैसे पिछली जो तस्वीर हमने देखी थी उसमें क्या था कि आपको बोर्ड बकायदा नजर आ रहा था, अंदर की, इसके अंदर की भी चीजें नजर आ रही, ठीक है। अब ये विजिबल हो गया G540 वाला प्रोग्रामर ब्लू कलर का? यस मैम, जी मैम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इसको इन्होंने केसिंग के अंदर कंसील कर दिया है। केसिंग का मतलब एक प्लास्टिक का बॉक्स टाइप है ब्लू कलर का, जिसके अंदर हमें वो सर्किटरी नजर नहीं आ रही जैसे कि हमें पिछली वाली जो पिक्चर थी उसके अंदर नजर आ रही थी। पिछली वाली का मतलब ये मैंने जो आपको ये बोर्ड वाली वाली थी। दिखाई थी, हाँ बोर्ड वाली, तो ये सारा का सारा जो है वो एक डब्बे के अंदर उन्होंने प्लास्टिक की केसिंग के अंदर कंसील कर दिया। अच्छा, इसके अंदर जी मैम जो इस पे लिखा हुआ है पैरेलल डबल EEPROM, तो ये इलेक्ट्रिकली इरेज होगी इसमें से? ये मैं इलेक्ट्रिकली, हाँ, ये आपके पास EEPROM जो प्रोग्रामर है, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मुझे सारी चीजें पहले बताने दें, उसके बाद आप पूछिएगा, क्योंकि अभी हमने डबल EEPROM डिस्कस नहीं की है ना, वो आनी है इसके बाद, अल्ट्रावायलेट के बाद। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि इरेजिंग मैकेनिज्म वाली बात जो है वो अलग है,
वो अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, लेकिन जब आपने आईसी को इरेज कर लिया जिस भी मेथड से, आपको प्रोग्रामर चाहिए प्रोग्राम करने के लिए। तो प्रोग्रामर जो है वो आपके पास किस किस तरह का मौजूद होता है, आप उसको ये जो डबल ई प्रॉम प्रोग्रामर है वो भी यूज कर सकते हैं। किसी अल्ट्रावायलेट तरीके से इरेज की हुई आईसी को आप इस प्रोग्रामर में लगा सकते हैं। बेसिकली ये डिफरेंस है। You got it? If not, then wait for a few minutes. You will get the answer. अच्छा, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो इसका नॉब है, इसको हमने अलाइन किया हुआ है। आपको ये इसके अल्फाबेट्स भी नजर आ रहे होंगे। एटमेल की आईसी है 828064 लिखा हुआ है, ठीक है। बाय द वे, जो आईसी हमने अपने इस कोर्स के अंदर पढ़नी है उसका नाम किसी को याद है? कौन सी आईसी को डिस्कस करना है? मैंने शुरू में जब बुक का नाम बताया था तो तब मैंने बताया था कि हमें कौन सी आईसी को यूज करना है। AVR मेगा 30 AVR, ठीक है। AVR बेसिकली फैमिली का नाम है माइक्रो कंट्रोलर की, और जो कंपनी है वो एटमेल की है। पार्ट नंबर उसका है एटमेगा 32, ठीक है। तो आप इसके अंदर कंपैटिबिलिटी होती है, सपोर्ट होती है कि आप कौन कौन सी आईसीज को प्रोग्राम कर सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो एटमेल की ही कोई आईसी लगी हुई है। पार्ट नंबर इसका चेंज है उससे जो हम डिस्कस करेंगे, बट वो भी सपोर्ट करती है, ठीक है। पॉइंट मेरा ये था कि यहाँ पर नॉब से अलाइन हुआ है। पता नहीं ये आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये छोटा सा यहाँ पे नॉच बना हुआ है, लेकिन ब्लैक ही है तो इसलिए शायद आपको फील ना हो रहा हो कि ये सेमी सर्कल बना हुआ है। यहाँ जहाँ मैं माउस का पॉइंटर रोटेट कर रही हूँ, ये आपको फील हो रहा है यहाँ पर कोई नॉच? यस मैम। ये अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये सारी जो पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने आपकी टीम्स पे, अगर कोई जैसे खुद से जूम करके देखना चाहता है, एक तो आप अपनी जो चल रही है क्लास सेशन उसमें भी जूम करके देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये फाइल्स इस पे अपलोड कर दी आपने? हाँ, ये मैंने इसका फोल्डर बना दिया था एक सेमीकंडक्टर मेमोरीज का। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सारी की सारी पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये मैंने इनकी नंबरिंग की हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अच्छा, ये नॉच अलाइन हुआ है इस नॉब के साथ। जो मैं आपको ब्लू कलर का दिखा रही थी, ये वाला प्रोग्रामर, जो किसी ने क्वेश्चन भी किया था, जो मैं कह रही थी कि आप थोड़ा सा इंतजार करें तो आपको जवाब मिल जाएगा। इसमें अब आप देखें कि यहाँ पर जो है ये नॉब इधर है, लेकिन इसका जो रेड इंडिकेशन एलईडी लगाई हुई है वो इस जगह पर है। तो ये प्रोग्रामर ऐसा है जिसमें आईसी को उल्टा लगाना पड़ता है। मतलब जो आईसी का नॉब है उसके लिए रेड इंडिकेशन दी हुई है कि वो यहाँ टॉप पर आना चाहिए, और ये जो इसका नॉब है सॉकेट का जो नॉब है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्रामर यूज कर रहे हैं, उसमें उन्होंने आपको क्या इंडिकेशन दी हुई है कि आईसी को किस तरीके से लगाना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप ये कर्व्ड देख रहे हैं, यही वाली बात जो मैंने आपको कहा कि ये किस तरफ आपको लगाना है, कि नॉच आपका किस तरफ आ रहा है, के अलावा 3 लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। ये 3 लाइंस का मतलब ये जो सॉकेट है वो है ज्यादा पिंस की कैपेसिटी का। जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी हर आईसी जो है वो 40 पिन की ही हो। कोई आईसी जो है वो आपकी 28 पिंस की, अगर कोई आईसी आपकी जो है वो 32 पिंस की है अगर, तो फिर क्या करें? ये तो हमारे पास 40 पिन के लिहाज से बड़े साइज का सॉकेट लगा हुआ है, तो क्या हम उसको इस टॉप वाली साइड के साथ अलाइन करें या फिर हम उसे बॉटम वाली साइड के साथ अलाइन करें? क्योंकि अगर 40 पिन की आईसी नहीं है और कम पिन्स की आईसी है तो इसका मतलब है कि कुछ जो स्लॉट्स हैं वो तो हमें खाली छोड़नी पड़ेंगी। तो खाली हम ऊपर की तरफ छोड़ें या फिर हम नीचे की तरफ छोड़ें? तो ये इंडिकेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पर कि अगर कम पिन्स की आईसी है तो वो टॉप वाले एरिया के ऊपर आपको आईसी लगानी है। आपको ये जो बॉटम वाली स्लॉट्स हैं उनको खाली छोड़ना है। अगर इस साइज की है तो वो ऊपर से शुरू होगी यहाँ तक आएगी, और अगर फुल 40 पिन्स की है तो वो फिर ये पूरी टॉप से शुरू होके यहाँ पर बॉटम तक उसकी पिन्स इसके अंदर जाके फिक्स हो जाएंगी। और बाय द वे ये वाला जो प्रोग्रामर है वो हमारे पास लैब के अंदर मौजूद है। अगर आपके ये पिछले सेमेस्टर में ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पता नहीं मुझे प्रैक्टिकल इस पे किया है नहीं किया है, लेकिन बहरहाल ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप इसके अंदर जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक, तो एक प्रोग्रामर आपके पास ये कंसील एनवायरनमेंट का मैंने आपको दिखाया जीनियस की G540 सीरीज का, कि इस तरह के प्रोग्रामर कंसील में भी होते हैं। इसकी भी कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं कि किसके थ्रू है,
जो केबल आपको नजर आ रही है यूएसबी पोर्ट यूएसबी पोर्ट के थ्रू है, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रोग्रामर जो है वो इस तरह का हो गया। बाकी ये मैं दिखाती हूँ यूवी प्रोग्रामर। पिक्चर खोली है नहीं खोली है पता नहीं। मैम ओपन नहीं हुई अभी तक। मैम का लैपटॉप हैंग हो गया शायद। जी जी। अच्छा, रिकनेक्ट हो गया है। Okay, should I share the screen again? I think it has stopped sharing. या आ रहा है आप लोगों को नजर? यस मैम, नहीं आ रहा है। मैम नजर आ रहा है। मैम नहीं आ रहा। मैम नहीं आ रहा नजर। मैम हमें नहीं आ रहा। आ जाए तो बताइएगा। जी मैम अभी मैम आ गया। विजिबल है। हो गई स्क्रीन शेयर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपको व्हाइट कलर का एक प्रोग्रामर नजर आ रहा होगा। ये जो व्हाइट कलर का प्रोग्रामर है ये यूवी प्रोग्रामर, यानी इसमें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह का है कि इसके अंदर जिप सॉकेट लगा हुआ है डायरेक्टली, और जो है वो ये भी यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट होगा। तो ये वाला जो प्रोग्रामर है ये भी हमारे पास लैब के अंदर मौजूद है। यानी अगर आपने इरेज किया आईसी को, अल्ट्रावायलेट वाला जो इरेजर हमने देखा था शुरू में ट्रे के अंदर रख के, उसके थ्रू आपने इरेज कर लिया, यानी आपको इरेजर सेपरेट चाहिए। और फिर आपने क्या किया कि जब उसको प्रोग्राम करना है तो आपको उसके लिए बर्नर या प्रोग्रामर सेपरेट चाहिए, तो फिर आप इसमें लगा के उसको प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, ये हो गया डिस्कशन रिलेटेड टू अल्ट्रावायलेट प्रोग्रामर प्रोग्रामर सेपरेट हो गया, और इरेजर, इससे रिलेटेड हमने सारी जो पिक्चर्स हैं वो देखी। फिर हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो है डबल ई ROM, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। अब इसका फायदा ओवर टू यूवी लाइट इरेजर एंड प्रोग्रामर वो क्या है कि एक तो ये कि आपके पास जब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है तो इट इज इंस्टेंट, कि ये जल्दी काम हो जाता है, इसके लिए आपको 20 मिनट्स की जरूरत नहीं है। वहां पर हमें 20 मिनट्स लग रहे थे, क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट को लाइट को एब्जॉर्ब होने में फोटो डिटेक्टर्स की वजह से उसमें इतना टाइम चाहिए था, तब वो एप्लीकेबल होता है, कि तब वो काबिल होता है उनके कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इरेज होता है तो ये काम फौरन हो जाता है। तो ये फायदा है कि हमें 20-20 मिनट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये फिजिबल भी नहीं रहता कि अगर आप क्योंकि जब हम शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग करना तो उसमें बहुत सारी गलतियां हम कर रहे होते हैं, कभी सेंटेक्स गलत कर दिया, कभी कोई लॉजिकल मिस्टेक हो गई। तो जब आप सी में भी जैसे अगर प्रोग्राम बनाते थे तो आप कितनी दफा जो है वो उसको फौरन के फौरन रन करके देख रहे होते थे कि आउटपुट सही नहीं आ रहा या आंसर सही नहीं आ रहा, तो आप चेक करते थे और उसकी एडिटिंग कर लेते थे। तो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक हो जाती है तो इसका अंदाजा आप कर रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ, कि लेट्स से कि आपने एक सेमीकोलन ही नहीं लगाया, टर्मिनेटर नहीं लगाया, या सेंटेक्स के अंदर आपने मल्टीप्लायर के अंदर स्टेरिस के साइन के बजाय प्लस लगा दिया। अब वो एरर आपका आया, या आपने जो है उसको प्रोग्रामर के ऊपर जो है वो भेज दिया और वो बर्न करवा दिया,
आपने जो प्रोग्राम है उसमें कोई लॉजिकल एरर था जो कि जो है प्लस के बजाय आपको मल्टीप्लाई करना था, तो वो बर्न तो हो जाएगा। तो अब उसको ठीक करने के लिए यानी 20 मिनट तक आप इंतजार करें, तब जाके वो इरेज होगा। तो ये अच्छी जैसे टेक्निक नहीं हुई। इससे ज्यादा बेहतर फिर वेरिएशन क्या आई, इलेक्ट्रिकली इरेज करने वाली। इलेक्ट्रिकली इरेज करने में एक और डिफरेंस ये है कि जो अल्ट्रा वायलेट थी उसमें क्या होता था, या तो कंटेंट्स अगर रिमूव होंगे या इरेज होंगे तो सारे के सारे एक साथ होते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आप एक बाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक वक्त में एक बाइट इरेज करने की ऑप्शन मौजूद है अगर आप इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर यूज कर रहे हैं, प्रॉम यूज कर रहे हैं, ठीक। दूसरा ये कि कॉस्ट पर बिट जो है अच्छा जी। मैम आप बोल रही हैं कि यूवी से अगर हम इरेज करेंगे तो वहाँ पे 20 मिनट्स लगेंगे, तो मैम इसमें हमारे पास ये भी तो अल्टरनेट हो सकता है ना कि हम प्रोग्राम पहले राइट करके, जैसे हम C++ में या पाइथन में ऐसे करते हैं कि हम अपने पास प्रोग्राम राइट करके फिर उसको खुद से रन करा के देखते हैं, उसके बाद हम सेव करके जब हम फाइनली मतलब देखें कि कोई एरर नहीं है, देन उसको हम जो है उस आईसी में प्रोग्राम करें। यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले से ही हम उसको राइट रन करा के देखें। Point that you want to debug by using the software first, right? लेकिन उसमें ये है Yes, कि ma'am. क्या आप प्रोग्राम को एक्सटेंड करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको प्रोग्राम को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती है ना, लेट्स से कि आपने एक प्रोग्राम का कोई लार्जर प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। तो उसमें आपकी नॉर्मल टेक्निक क्या होती है प्रोग्राम करने की कि आप छोटे छोटे यूनिट्स की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम दूं, तो आपने उसमें क्या किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके जो है वो आपने बना के रख लिए फंक्शंस, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि अब आप छोटा प्रोग्राम या छोटा सिंपल कैलकुलेटर जो है वो सीख चुके हैं, अब क्या करें, आप उसको एक्सटेंड करें कि वो साइन, कॉज और ये सब कुछ कैलकुलेट करें। तो अब आप क्या करेंगे, आपने वो प्रोग्राम तो आपका ठीक था, आईसी के ऊपर आपने बर्न कर लिया, तो आप नई आईसी लेकर आएंगे। मतलब आपको जब जब कोई नया टास्क अगर दिया जाएगा तो क्या आप उसकी, आपके पास अल्ट्रावायलेट वाली ही आईसी मौजूद है, राइट। तो क्या आप बाजार से बार बार दूसरी आईसीज लेकर आएंगे, या आप एक साथ जो है वो 10-12 आईसीज लेकर आ गए, तो हर एक एक प्रोग्राम के लिए, हर टास्क के लिए आप नई आईसी को यूज करेंगे। मैं चाह रही हूँ कि आपको एक ही आईसी यूज करनी है, उसी के ऊपर आप प्रोग्राम करके देखते जाएं जो भी आपको टास्क मिल रहा है। So you got my point? Where is the need of erasing the contents? यस मैम। मैम आपका मतलब है कि एक्सटेंशन में कर सकते हैं। मतलब अगर आपको अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं करना और आपका वही प्रोग्राम जो है एक ही टास्क करना है, देन इट्स सफिशिएंट। लेकिन अगर आपके पास एक, जैसे हम लैब में नहीं करते कि बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे पास ट्रेनर एक ही होता है, उसमें हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देखते हैं। तो अगर हमें वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करने हैं तो आईसी हमारे पास एक ही है, फिर आप क्या करेंगे, मल्टीपल आईसीज तो आप नहीं लेंगे ना, उसी आईसी को यूज करेंगे जितनी भी आपने एक्सटेंशन करनी हो, चाहे एक्सटेंशन करनी हो चाहे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना हो। तो देयर आर सिनेरियोज वेयर वी वांट टू और वी नीड टू इरेज द कंटेंट्स in order to reuse that IC, right? Got it? यस मैम। यस मैम। अब जो है उसमें जो था, एक प्रॉब्लम ये थी कि उसमें सारे के सारे कंटेंट से रेज हो जाते थे, और यहाँ पर हमारे पास एडवांटेज क्या है कि हम एक वक्त में एक बाइट को सिलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ, वहां पे लेट्स से हमसे छोटी सी गलती हो गई, लेकिन उस छोटी सी गलती की कीमत हमें क्या भुगतनी पड़ेगी, एक तो सारे कॉन्टेंट्स रिमूव, ऊपर से हर दफा 20 मिनट लगाओ। यहाँ पे अगर कोई गलती हुई है तो हम उसी बाइट को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके और उसको इरेज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर प्रॉस होते हैं वहां पर कॉन्स भी होते हैं कि इसकी जो कॉस्ट पर बिट है वो ज्यादा है अल्ट्रावायलेट से, ठीक है। तो ये अभी हमने की है दो वेरिएशंस। पहली वेरिएशन हमने की थी अल्ट्रावायलेट वाली, दूसरी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल वाली, ठीक है। सिर्फ इनका इरेजिंग मैकेनिज्म चेंज है। मैम लेकिन ये स्टोरेज भी तो स्मॉल करती है, इतनी ज्यादा तो नहीं करती डबल नहीं, ईप्रोम। नहीं ईप्रोम अगर आप देखें तो उसकी आईसीज की आप निकालें, आपको 2 किलोबाइट की भी मिल जाएगी, 4 किलोबाइट की भी मिल जाएगी। अल्ट्रावायलेट में भी आपको यही साइजेस मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आप मैन्युफैक्चरर की लिस्ट के अंदर वो पार्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम साइज ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। इसी पे मैं आपको एक होमवर्क भी देती हूँ कि नेट पे आप ये सर्च करेंगे
EEPROM की कौन सी आईसीज अवेलेबल है, लेट से 5 आईसीज निकाल लें, सिर्फ EEPROM की 5 आईसीज निकाल लें कोई भी, और अल्ट्रावायलेट की जो है 5 आईसीज निकाल लें और उसका साइज मेंशन करें कि 2 किलोबाइट की है या 4 किलोबाइट है। कंपनी आप कोई भी ले लें, मैक्सिम की ले लें, कंपनी की आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी कंपनी की हो, सिर्फ आपने ये निकालना है कि EEPROM की कौन सी आईसी किस कंपनी की और किस साइज की अवेलेबल है, कोई भी 5, ठीक है। इसी तरीके से जो अल्ट्रावायलेट प्रॉम आपको मार्केट में अवेलेबल हैं या आपको नेट पे मिलती हैं, उनको सर्च करें, उनके भी 5 डिफरेंट कंपनीज और या 5 जो है वो सीरीज निकाल लें, एक ही कंपनी के निकाल लें भले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कौन कौन से साइज अवेलेबल है उसके अंदर, कितने किलोबाइट्स की या आपको मैक्सिमम साइज क्या नजर आ रहा है, वो 5 निकाल के फिर इसको डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या साइजेस में नजर आए। तो ये आप मैम हम कह सकते हैं कि फ्लैश मेमोरी हमारे पास EEPROM है जो बायोस की चिप में यूज हो रही है। एग्जैक्टली। अब देखो ये नीचे वाला पॉइंट है जिस पे मुझे आना है, और मैं ऊपर वाले पॉइंट पे हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आना शुरू हो गया। Cost per bit is higher than UV. This point is not clear to me. Can you repeat? जो EEPROM की आईसी है, इसकी जो कॉस्ट है अगर आप पर बिट करते हैं कि मार्केट के अंदर, अच्छा इसकी प्राइस को भी निकाल के रखिएगा, ये जो आईसीज आप ढूंढेंगे ना, इसके साथ साथ इसकी जो प्राइस है कि आपके पास होती है ना परचेजिंग कैपेबिलिटी या स्टॉक में लिखा हुआ आ रहा होता है, उसके साथ पर यूनिट प्राइस भी आ रही होती है। तो आप देखिएगा जैसे जो कंपोनेंट्स अगर आपको सस्ते मिलते हैं, मतलब अगर आप एक सिंगल आईसी लेते हैं या सिंगल कंपोनेंट लेते हैं तो वो आपको महंगा मिलता है, ठीक है। लेकिन जब आप बल्क में लेते हैं तो वो फिर आपको कॉस्ट पर यूनिट उसकी सस्ती मिल रही होती है। तो इसकी प्राइस का भी थर्ड कॉलम बनाइएगा कि आपको EEPROM जो है वो कितने की मिल रही है, और आपको जो डबल EEPROM है, अल्ट्रावायलेट वाली और डबल EEPROM, दोनों की प्राइसेस कितनी है बल्क में और पर यूनिट कॉस्ट क्या है। 3 कॉलम्स आपने बनाने हैं इसके, ठीक है। पार्ट नंबर, साइज ऑफ द आईसी, और तीसरा जो है वो आपको कॉस्ट उसकी लिखनी है पर यूनिट और बल्क। अच्छा अब हम आते हैं फ्लैश की तरफ कि फ्लैश प्रॉम जो है वो तीसरा वर्जन है प्रोग्रामेबल, इरेज भी करता है। इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि ये इरेज करेगा तमाम कंटेंट्स को इन अ सेकेंड। इसके अंदर दोनों फीचर्स जो हैं वो, जो दोनों फीचर्स किसके, EEPROM के, और जो हमने अल्ट्रावायलेट लाइट पढ़ी, उन दोनों के फीचर्स को ये कैसे कंबाइन कर रहा है। तमाम कॉन्टेंट्स को इरेज करना, ये किसका फीचर था, UV rays का। UV। और दूसरी बात ये कि तमाम कंटेंट्स को तो कर रहा है, लेकिन कितनी देर में कर रहा है, in a second 20 minutes in a second, ठीक। नहीं 20 मिनट्स में नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लैश फ्रॉम राइट नाउ। और इसको फ्लैश फ्रॉम कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर जो है तमाम कंटेंट्स को विद इन, जिसे हम कहते हैं ना फ्लैश का मतलब होता है विद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, राइट। तो ये जो है वो सेकंड्स के अंदर तमाम कंटेंट्स को इरेज कर देता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल मेथड ही होता है। तीसरी बात ये कि इसके अंदर बाइट इरेजर की ऑप्शन मौजूद नहीं होती। आप एक बाइट को जो है सिर्फ सिंगल बाइट को इरेज नहीं कर सकते, जो कि डबल EEPROM के अंदर था कि आप एक बाइट को इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बाइट को इरेज नहीं कर सकते, बट सम कैन हैव ब्लॉक इरेजर। ब्लॉक इरेजर का मतलब आपने देखा है, जैसे हम USB की डिवाइस यूज करते हैं ना, जिसको हम फ्लैश डिवाइस कहते हैं, तो आप USB लगाते हैं तो वो बेसिकली आपकी फ्लैश डिवाइस है। उसमें क्या ऑप्शन होती है, आपके पास ये ऑप्शन होती है ना कि आप किसी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि फोल्डर में जाके आप किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। फाइल क्या होती है, फाइल का मतलब ये कि उसमें जो भी डेटा लिखा है वो कन्वर्ट होता है ना, कन्वर्ट होके वो आपको पता चलता है कि इसका साइज क्या है। कोई अपने वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया है, लेट्स से कोई असाइनमेंट बनाया है, उसका साइज वो आपको दिखा रहा होता है कि ये 2 किलोबाइट की फाइल है, या कोई और आपने जो है वो कोई इमेज फाइल है तो उसका साइज आपको दिखा रहा होता है ये कितने बाइट की या कितने किलोबाइट की फाइल है। तो ये किलोबाइट की फाइल का मतलब ये क्या है, और किलोबाइट खुद बनता कैसे, मतलब जब आप मेमोरी की कैपेसिटी बताते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि उसके अंदर क्या है, बाइट्स होते हैं, बाइट्स 1024 बाइट्स 1024 बाइट होती है सिर्फ 1 किलोबाइट में, लेकिन अगर 2 किलोबाइट है तो डबल हो जाएंगी मैम। वो कितनी होती है, 2048
2048 आपके पास क्या चीज हो गई, बाइट्स हो गई। तो ये एक तरह का ब्लॉक हो गया। तो इसमें ये वाली ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप इसमें ब्लॉक इरेजर कर सकते हैं, यानी एक तरह से आप फाइल को जो है सिलेक्ट करके फाइल को वो इरेज कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट में क्या था, तमाम कंटेंट्स इरेज होंगे। डबल ई प्रॉम के अंदर क्या था, एक बाइट को सिलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं। इसके अंदर कहीं कहीं पे आपको ये ऑप्शन मिलेगी कि आप ब्लॉक इरेज भी कर सकते हैं। ऑल कंटेंट्स इरेज करने की भी ऑप्शन मौजूद है कि तमाम कंटेंट जो है वो 1 सेकंड के अंदर हो जाए। और आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप ब्लॉक को भी इरेज कर सकते हैं। तो इसका ये फीचर है। अब मैम तो हमारी यस जी। मैम हमारी फिर फ्लैश रोम में और कैशे में फिर हमारा क्या फर्क हुआ, जो हमारे पास कैशे मेमोरी होती है? जो भी आपके पास सिस्टम के अंदर मेमोरी लगी हुई है ना, वो आपकी फ्लैश को ही रिप्रेजेंट कर रही है। इसीलिए हम उसको कहते हैं इन सिस्टम चिप। इन सिस्टम चिप का नाम आपने सुना है कि जो सर्किट में लगे लगे आपको उसको ना निकालना पड़ता है। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इन बोर्ड मेमोरी है। जैसे कि आपके पास बायोस रोम होती है कि उसको आपको बार बार ना निकालना पड़ता है, सिस्टम में मौजूद होते हुए ही आपका प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम कर सकता है और आपका जो इरेजर है वो उसको इरेज कर सकता है। अच्छा, एक और बात ये है कि जो अगर हम डबल ई प्रॉम यूज करें चाहे हम फ्लैश प्रॉम यूज करें, इनके लिए हमें सेपरेट इरेजर की जरूरत नहीं होती। जो इसका प्रोग्रामर है वही इसका इरेजर है, उसी के थ्रू आप इसको इरेज करेंगे, उसी के थ्रू इसको प्रोग्राम करेंगे। सिर्फ सेपरेट इरेजर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, जब आप कौन सी रोम यूज कर रहे होंगे? मैम यूवी वाली। हाँ, जब आप यूवी यूज करेंगे सिर्फ जब आपको सेपरेट इरेजर की जरूरत होगी, अदरवाइज आपको सेपरेट इरेजर की जरूरत जो है वो नहीं होगी। अच्छा, आखिरी जो रोम की कैटेगरी है मास्क रोम। मास्क रोम का मतलब ये होता है कि ये मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं जब आईसी फैब्रिकेट कर रहे होते हैं। कॉस्टली होती है, इसीलिए इसको ज्यादा बैच में या बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है ताकि इसकी पर आईसी की जो कॉस्ट है वो कम से कम पड़े। अब इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊं, जो मैं प्रोग्रामर वाली बात कर रही थी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैसे, लेकिन 1 मिनट रह गया। चलें फिर इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ये पिक्चर्स आपके पास पड़ी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। मैं फर्दर इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। बाकी मैं एक आपको इसकी वर्ड फाइल जो है वो शेयर करूंगी। इसके अंदर मैंने कुछ YouTube के ट्यूटोरियल या समझ लें कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक रखे हुए हैं। ठीक है, ये लिंक्स या ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो इसको देख के आपने क्विज सॉल्व करना है। वो भी मैं इसमें पोस्ट के अंदर जो है वो भेज देती हूँ, लेकिन ये वीडियोस आपने जरूर देखनी है। उसके अंदर इसकी काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो ये मैं लिंक्स और ये पूरी जो फाइल है वो आपको प्रोवाइड करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि वीकेंड आ जाएगा। तो ये मैं क्विज आपके लिए ड्रॉप करूंगी, जिसको वीडियोस देखने के बाद आपने उस क्विज को सॉल्व करना है और वीकेंड तक मुझे, मंडे की क्लास से पहले पहले यानी संडे तक आपने उसको मुझे सेंड करना है। फॉर्म ही होगा, फॉर्म के ऊपर ही आप उसको फिल करेंगे। फॉर्म सबमिट कर लिया जी। मैम तो हमारा जो एटमिल का माइक्रो कंट्रोलर है वो मास्क रोम है क्या? नहीं, उसके अंदर डबल ई प्रॉम लगी हुई है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ एक रोम थोड़ी है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर तो रैम भी मौजूद होती है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो है वो रैम के अलावा रोम भी मौजूद होती है, बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना पड़ता है ना, ताकि वो कोई काम कर सके। तो प्रोग्राम जाके कहाँ पे सेव होगा, वो उसकी ईपीरोम के अंदर जाके सेव होता है। मैम FPGA भी फिर हमारा मास्क रोम होगा, वो भी प्रोग्रामेबल है? वो प्रोग्रामेबल है, लेकिन वहां पर फिर वो फ्यूजेस वाला कॉन्सेप्ट आता है, या वहां पर सॉफ्ट फ्यूजेस की जो है वो चीज आती है, क्योंकि आप उसको रीयूज कर सकते हैं ना, वो हार्डवायर्ड नहीं है, वो सॉफ्टवायर्ड है। मैम, कैन यू इंक्रीज द टाइमिंग ऑफ अटेंडेंस प्लीज? क्यों? मैम अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा फॉर्म। हाँ, तो मैंने रखी 11 बजे तक की थी। अच्छा चले, मैं 15 मिनट बढ़ा देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके, आई एम स्टॉपिंग
the recording. You can go for the next class.